नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। चाणक्य ट्यूटोरियल पर मैं सत्य प्रकाश पुनः आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत समय बीत गया है, लेकिन मिलना आवश्यक था। मिलना आवश्यक इसलिए भी क्योंकि बहुत सारे फोन कॉल्स मेरे पास लगातार गूंज रहे हैं और कुछ दुविधाएं हैं, कुछ प्रश्न हैं। उन प्रश्नों को लेकर मैं आप सबों के समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। कुछ जो प्रश्न जिनका निपटारा बेहद आवश्यक है, उन प्रश्नों को मैं देखता हूँ। सबसे पहले जो बीएड और बीटीसी अर्थात जिसका नाम अभी डीएलएड है, यह बहुत ही बड़ा मुद्दा रहा है जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है 11 अगस्त 2023 को। इसके बाद की परिस्थितियां बिल्कुल ही बदल सी गई हैं और बिल्कुल एक खलबली सी है। क्या होगा, क्या नहीं होगा, वर्तमान चयन प्रक्रिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, जो पूर्व की चयन प्रक्रिया है उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, जो पूर्व में भर्तियां की जा चुकी हैं इस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। 69,000 शिक्षक भर्ती से लेकर के बिहार के छठे चरण के शिक्षक भर्ती से लेकर और जो वर्तमान में बीपीएससी ने जो टीआरई लिया है, उस सब के विषय में मैं आप सबों से मैं विस्तृत चर्चा करूंगा और आशा है कि इसके बाद किसी प्रकार का कोई डाउट न रह जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बीएड और बीटीसी का जो मुद्दा था, जिस पर कि सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया 11 अगस्त 2023 को, इसके बाद ही सारी समस्याएं, सारे प्रश्न चिन्ह जो है वो एक साथ खड़े हो गए। अब सबसे बड़ी बात यहाँ आती है कि सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश के जो भी हमारे मित्रगण हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत उत्तर प्रदेश में नौकरी कर रहे हैं, इनकी बात, इनके भी बहुत सारे प्रश्न हैं। इन्होंने, अब इनकी समस्या यह है कि मतलब क्या होगा, जो गजट जो 28 जून 2018 को एनसीडी ने जो जारी किया था उसे रद्द कर दिया था राजस्थान हाईकोर्ट ने, और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसको कंटिन्यू रखा और कंप्लीटली जो 28 जून 2018 वाला जो गजट था वह पूर्णतः जो है वह रद्द हो गया। इसके बाद की स्थितियां जो है यहाँ पर भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो दोस्त हैं हमारे, उनको मैं बता दूं कि आप सीधी भर्ती से आए हैं। डे 1 से आपके ऊपर जो टैग लगा हुआ है वह किसका लगा हुआ है? सहायक अध्यापक का। ऐसा नहीं है। होता क्या है मूलतः कि यदि आप सीधी भर्ती से न आए होते तो प्रोबेशन पीरियड तक जो आपका जो परिवीक्षा काल है, परिवीक्षा अवधि है, उस समय तक के लिए आपको दिया जाता है प्रोविजनल नियुक्ति पत्र, और जो अस्थायी नियुक्ति पत्र है वह उसके बाद आपको प्रदान किया जाता है। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। जो भी प्रथम चरण या फिर द्वितीय चरण में जो भी आए छात्र हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं, उनके साथ क्या है कि उनको डे 1 से ही सहायक अध्यापक ही गिना गया और डे 1 से प्रथम दिन से ही आप सहायक अध्यापक हैं। इसलिए आपको चिंता करने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। और जहां तक रही बात ट्रेनिंग की, जो 6 महीने का जो ब्रिज कोर्स है, 6 महीने के ब्रिज कोर्स के विषय में आपको बता दूं कि आप लगातार जो है दीक्षा ऐप पर आप लगातार ट्रेनिंग करते रहे हैं, और जब आप बहाल होकर आए थे तो 2 दिवसीय प्रशिक्षण आपका हुआ था आपके डाइट पर, संभवतः आप सबों को याद है। ठीक है, तो आपको तो कहीं से कोई बाहर कर ही नहीं सकता। 3 महीने का जो ब्रिज कोर्स होता है उसमें से विद्यालय में किया जाता है और 3 महीने का शेष जो होता है वो डाइट पर होता है। तो एफएलएन और न जाने कितनी सारी ट्रेनिंग्स आपने की हैं लगातार, बीआरसी से लेकर के, डाइट से लेकर के, और जो ऑनलाइन जो ट्रेनिंग्स हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। दुनिया की कोई ताकत आपको जो है यहाँ से हटा नहीं सकती है, यह मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। दूसरी बात, बिहार के जो छठे चरण के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में मैं चर्चा कर लूं, क्योंकि उनकी जो परिवीक्षा अवधि है वो पूरी नहीं हुई, अभी 2 वर्ष अभी पूरे नहीं हुए हैं, और ये सारे के सारे नियोजित शिक्षक हैं। ठीक है, तो आप एक बात यह भी समझ लो कि आपको भी कभी किसी सूरत में आपको बाहर नहीं किया जा सकता। दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि यह कभी भी, क्योंकि कोई भी जो रूल लागू होता है वह निर्णय के दिन से लागू होता है। यह बात आप ध्यान में रखना। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। छोटा सा उदाहरण यह देता हूं कि मान लो कि 2 व्यक्तियों की शादी हो गई, उससे एक बच्चा पैदा हो गया। एक लड़का एक लड़की की शादी हुई, उससे एक बच्चा पैदा हुआ। बच्चा पैदा होने के बाद बच्चे का बाप मर जाता है या मां मर जाती है। इसका यह अर्थ कतई नहीं होता है कि उस बच्चे का एग्जिस्टेंस नहीं है या उस बच्चे का अस्तित्व नहीं है। वह बच्चा तो है ही ना, भले ही उसका बाप मर गया हो या उसकी मां मर गई हो, लेकिन वह बच्चा जीवित है, वह बच्चा इस पृथ्वी पर जीवित है और उसका जो है सर्वाइवल है। तो वह जितने भी टाइम स्पैन के लिए वह था 28 जून 2018 वाला गजट, वह जो है
काम कर रहा था और वह कब तक जीवित था? इस दिन तक जीवित था। ठीक है, तो आपको इसके लिए बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आराम से आप रहें और आपके साथ कुछ नहीं ऐसा होने वाला। ठीक है, तो बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, इसमें आपका कुछ नहीं होगा। आराम से आप नौकरी कर रहे हैं, आप नौकरी करते रहेंगे। इसके बाद जो बात आती है कि वर्तमान की जो नियुक्ति प्रक्रिया है, जो चयन प्रक्रियाएं कई राज्यों में चल रही हैं, जैसे में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में अभी एक बड़ा ही सुंदर निर्णय आया और उसी में ये सारी बातें स्पष्ट की गई हैं। ठीक है, और कुछ जो बाबुओं के द्वारा जो त्रुटियां की गई थी, त्रुटियां क्या मतलब उन चीजों को छापा नहीं गया। ठीक है, अगर ये सारी चीजें स्पष्ट होती तो ये सारी बातें जो है मार्केट में फैलती ही नहीं कि कब से यह लागू होना है, क्या है, नहीं है। क्योंकि एक अंडरस्टूड सी बात होती है कि जिस दिन जो नियम आता है उसी दिन से उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। उससे पहले की तिथि में क्या हुआ नहीं हुआ इससे कोई मतलब नहीं है। अब जब आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के बहस में भी ये सारी बातें की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हो रही थी उस बहस के दौरान क्रॉस क्वेश्चन में ये सारी चीजें कही भी गई थी कि मतलब जिस समय यह 28 जून 2018 का गजट जो लागू था उस समय जो है वह प्रक्रिया पूरे देश भर में लागू थी। तो ऐसे में राजस्थान सरकार को जो है वो फटकार भी लगाई गई है कि आपने 1 to 5 में क्यों नहीं शामिल किया, क्योंकि उस समय जो है वह गजट तो लागू था ना, तो उस समय लागू करना चाहिए था। ठीक है, तो जो नियम जिस समय बनता है उस समय के लिए वह जो है इंप्लीमेंट होता है। इसलिए आपको इसके लिए चिंता नहीं करनी है कि पूर्व में क्या हुआ नहीं हुआ। बात बन जाती है कि ये जो बेचारे 2018 से लेकर के जो 2023 के बच्चे हैं, 2018 से लेकर के 2023 या फिर 2023 के पूर्व की बात आप करो, ये जो अभ्यर्थी हैं इन अभ्यर्थियों के साथ कहीं ना कहीं समस्या बनी हुई है और इसका निस्तारण शीघ्र होना चाहिए और वह होगा भी। आपको न्याय मिलेगा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है कि 2018 के बाद आपने बीएड कर लिया और मतलब इसके बाद जो है सीधा आपको मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि न्यायालय भी ये सारी चीजें जानता है और आपके मानवाधिकार का हनन कभी नहीं होने देगा। ऐसी स्थिति में आपके साथ कोई भी ज्यादती नहीं होगी, यह मैं भी कह रहा हूं, क्योंकि कोर्ट इसका कहीं ना कहीं एक सुंदर सा निर्णय लेकर के आएगा आपके लिए और उसमें इसको कहीं ना कहीं सम्मिलित किया जाएगा। भले ही जो कुछ भी हो, एनसीटी को इसके लिए कोई कोर्स लॉन्च करना पड़े या जो भी बातें हो वो सारी चीजें होंगी, लेकिन आपके साथ भी ज्यादती नहीं होगी। जो इस टाइम स्पैन में जिन्होंने अपना बीएड पूर्ण किया है या फिर जो कर रहे हैं, ज्यादती उनके साथ भी नहीं होनी चाहिए जो 11 अगस्त 2023 तक रजिस्टर कर चुके हैं बीएड कोर्स के लिए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपके साथ कहीं पर कोई किसी प्रकार की कोई ज्यादती नहीं होगी। अगले पॉइंट पर मैं आता हूं कि बिहार एसटीईटी का जो है लास्ट मोमेंट टिप्स आपके लिए क्या हो सकता है। बिहार एसटीईटी की जो परीक्षा है वह 4 तारीख से शुरू हो रही है। तो लास्ट मोमेंट में आपको क्या करना चाहिए? कुछ भी नहीं करना है। जो पूर्व ज्ञान है वही काम आने वाला है। कोई कोचिंग 5 घंटे का मैराथन क्लास, 10 घंटे का ये क्लास, 15 घंटे का ये क्लास, 18 घंटे का मैराथन क्लास बिल्कुल मत करो। करोगे फंसोगे। देख लिया है ना, अभी हाल में हुई है बीपीएससी टीआरई, अतुल प्रसाद जी ने सबका माथा जो है वो सीधा कर दिया, तो सीधे हो जाओगे बिल्कुल। ठीक है, तो इसलिए कुछ भी मत करो, जो पता है मस्ती में रहो, आराम से अच्छी नींद लो। अभी अच्छी नींद लेना, अंतिम दिन तो कम से कम 8 घंटे जरूर सोना, उसके बाद जाकर एग्जामिनेशन हॉल में आप जाना। तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ विशेष नहीं करना है, जो पढ़ा हुआ है वही साफ खाने वाला है, वही काम आने वाला है। ऐसा नहीं है कि अंतिम मिनट में जो है आपको कलेक्टर बना दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद बीपीएससी टीआरई 2023 का क्या कट ऑफ रहेगा, इस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा, समय थोड़ा सा कम है, मुझे जाना है कहीं। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के विषय में थोड़ी सी बात कर लेता हूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर के जो अभी जो आपको समय दिया गया है 1 तारीख से 3 तारीख का, या जो 3 दिन का समय दिया गया है, आपको जो भी करेक्शन करना है अपने फॉर्म में आप करेक्शन कर सकते हैं, उन फॉर्म का करेक्शन कर लो। ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो है आपको एकदम वही सारी चीजें लगेंगी, इसलिए करेक्शन का जो समय दिया हुआ है टाइम स्पैन, और इसमें आपको एक बार ही मौका दिया गया है, इसलिए उस एक बार में जो है आप अपना करेक्शन कर डालो। ठीक है, इसके बाद जो बाकी सारी चीजें हैं इस कटअप पर मैं बाद में चर्चा करूंगा। अंत में कहना चाहूंगा, सुख चैन की ठंडी छांव तले मुश्किल है यार बसर मेरा, महलों में कबूतर रहते हैं मैं बाज हूं पर्वत घर मेरा। सुख रंग
स्वाभिमान का लड़ने को मैं एक अकेला काफी हूं। रण स्वाभिमान का लड़ने को मैं एक अकेला काफी हूं। एक हिम्मत है तलवार मेरी, दो बाजू है लश्कर मेरा। मेरी टूटी शमशीरों पर तुम्हें आज हंसी आ जाती है। मेरी टूटी शमशीरों पर तुम्हें आज हंसी आ जाती है। अरे आंखें धुआं हो जाएंगी जब देखोगे जौहर मेरा। अंतिम बात यह कहना चाहूंगा कि जो भी बीएड और डीएलएड के जो हमारे मित्र बंधु हैं, आपस में किसी प्रकार का कोई मतभेद ना रखें, क्योंकि आप एक सिक्के के कहीं न कहीं दो पहलू हैं। कभी इनके साथ गेम खेला जाता है, कभी उनके साथ गेम खेला जाता है। कहीं न कहीं समस्या तो है और इस समस्या का कहीं न कहीं समाधान करना पड़ेगा सरकार को और जो भी विधिक संस्थाएं हैं उनको। तो ऐसे में मैं यह कहूंगा आप सबों से कि कभी भी किसी भी मुद्दे को लेकर के आप आपस में न लड़ा करें। एक अंतिम बात और कहूंगा जो केस से रिलेटेड है, वो जो राजस्थान का जो बंदा है देवेश शर्मा संभवतः नाम है, ठीक है, जानता नहीं हूं मैं व्यक्तिगत रूप से, लेकिन जहां तक मैंने सुना है बंदा अच्छा है, अच्छा व्यक्तित्व है और ईमानदार छवि लग रही है देखने में, जो प्रथम दृष्टा है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो उनसे आप बेझिझक जुड़ें। बीएड के जितने भी साथी हैं आप उनसे जुड़ें, आपके साथ ज्यादती नहीं होगी। जो भी हो रहा है उसका कहीं ना कोई निस्तारण अवश्य होगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।